वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में अध्याय 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये हमारी क्लास 12th की क्वेश्चन बैंक है जिसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए अध्याय 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें पहला है विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1946, 1980, 1952 या 1944। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर रहने वाला है 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों की चर्चा चार्टर के किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 8। तो राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 7 में की गई है। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल कोष की स्थापना कब की गई थी? 1942 में, 1944 में, 1946 में या 1948 में। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर रहेगा 1946 में की गई थी। ओके, तो राइट आंसर इसका है 1946। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय है। जो विश्व बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन, लेबनान, जर्मनी या फ्रांस। तो राइट आंसर रहेगा विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे हम संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर प्राप्त नहीं है। किसको वीटो पावर प्राप्त नहीं है? अमेरिका, भारत, चाइना या रूस। तो राइट आंसर रहेगा भारत को। आप सभी को पता है हमें जो वीटो पावर है वो मिली हुई नहीं है। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा सत्य असत्य का चयन कीजिए। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो जी हाँ, इसका आएगा सत्य। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय बर्लिन में है। तो जी नहीं, इसका आएगा असत्य। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 को स्थापित हुआ था। तो जी हाँ, इसका आएगा सत्य। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। तो हाँ, इसका भी आएगा सत्य। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्के नीले रंग की है। तो जी हाँ, इसका भी आएगा सत्य। तो इस तरीके से सत्य असत्य कंप्लीट होते हैं। अब बढ़ते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति की तरफ। तो इनको देखते हैं। सबसे फर्स्ट है संयुक्त राष्ट्र दिवस को मनाया जाता है। जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और कब हुआ था? 1945 में। तो 24 अक्टूबर को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे सामने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी 1944 में। उसके बाद अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहा जाता है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी कुंजी किसे कहा जाता है? तो सुरक्षा परिषद को। जो हमारा सुरक्षा परिषद है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसे मेन कुंजी कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो राइट आंसर रहेगा सुरक्षा परिषद। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पर भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है। भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का कैसा सदस्य है? तो प्रारंभिक सदस्य है। ओके, प्रारंभिक यानी सदस्य है, या फिर हम कह सकते हैं कि अस्थायी सदस्य है। ये भी हम कह सकते हैं क्योंकि जो 5 मुख्य देश है वो स्थायी है और बाकी सब अस्थायी है। उसके बाद यूनेस्को महानिदेशक का कार्यालय होता है। कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का यूनेस्को का कार्यालय होता है। तो इस तरीके से रिक्त स्थान भी कंप्लीट होते हैं। अब एक वाक्य में उत्तर दीजिए। चलिए इनको देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर। भारत विश्व बैंक में किस प्रकार सदस्य है? जो भारत है वो विश्व बैंक में कैसा सदस्य है? तो मौलिक सदस्य है। तो क्या आएगा आंसर? भारत विश्व बैंक में मौलिक सदस्य है। ओके, इसका आंसर। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो हेग में है। ओके, उसके बाद विश्व व्यापार संगठन का गठन कब हुआ था? तो विश्व व्यापार संगठन बना था 1 जनवरी 1945 को। कब बना था? 1 जनवरी 1945 को। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देशों के नाम लिखिए। जो स्थायी सदस्य है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अमेरिका, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस। ये क्या है? स्थायी सदस्य है। चलिए अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं कौन कौन सी है, किन किन भाषाओं को वहाँ पे मान्यता मिली हुई है। तो वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अरबी, चीन, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसो और स्पेनिश। इन भाषाओं को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं माना गया है। तो इस तरीके से एक वाक्य में उत्तर दीजिए कंप्लीट होता है। अब बढ़ेंगे सही जोड़ियों की तरफ। सबसे फर्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो आप सबको पता है 1945 में, यानी कि फर्स्ट का आएगा ई। सेकेंड, संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान किसको कहते
कहते हैं? तो कहते हैं चार्टर को। तो इसके सामने का ही आएगा बी। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 15। तो इसका आएगा 3। उसके बाद यूनेस्को का मुख्यालय, जो यूनेस्को है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है पेरिस में ही है। ओके, तो उसका आएगा पेरिस, यानी कि सी वाला। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस। तो इसका आएगा 4th वाला। ओके, तो इस तरीके से हमारी सही जोड़ी कंप्लीट होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की तरफ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ किसे कहते हैं? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके उद्देश्य में उल्लेख है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के लिए सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकारक पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ में हुई थी और आज लगभग विश्व के सारे देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम कहते हैं UNO, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है? सभी देशों में या विश्व में शांति स्थापित करने का, सभी कानूनों को अच्छे से लागू करने का कार्य करती है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ है। तो इसके आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, अब अगला क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पर, निषेधी अधिकार की शक्ति क्या है? निषेधाधिकार क्या है? निषेधाधिकार को वीटो पावर भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं निषेधाधिकार की शक्ति क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वीटो का अर्थ है निषेधात्मक, वीटो है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक स्थायी सदस्य को निषेधात्मक मत प्राप्त है। जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र जो संघ है वहाँ पर एक परिषद बनाया गया है सभी देशों में शांति स्थापित करने के लिए, उसे सुरक्षा परिषद कहते हैं। तो वहाँ के जो स्थायी सदस्य है, जिनको परमानेंटली मेंबर बनाया गया है, उनके पास एक स्पेशल पावर है और उसी पावर को कहते हैं निषेधात्मक मत या वीटो पावर। किसी भी स्थायी सदस्य द्वारा इसका प्रयोग करने पर कोई भी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो सकता, यानी कि कोई भी जो स्थायी सदस्य है वो अगर इसका प्रयोग करता है तो उनकी अनुमति के बिना कोई भी प्रस्ताव हम पारित या स्वीकृत नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इसी को वीटो पावर कहा गया है। और अभी मैंने आपको बताया था ना वीटो पावर किन किन को मिला हुआ है? तो वीटो पावर अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, इनको मिला हुआ है। ओके, तो इनके पास वीटो पावर यानी कि निषेधात्मक शक्ति है। तो ये इसका आंसर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। सो फ्रेंड, अब हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3, किसे विश्व की लघु संसद की उपमा दी जाती है? किसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है, हमें ये बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र की विचारात्मक इकाई अर्थात महासभा को विश्व की लघु संसद या संसार की नगर सभा की उपमा दी गई है। तो किसको? संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को। ओके, तो ये इसका आंसर होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? यानी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किसे कहते हैं, हमें ये बताना है। तो चलिए इसके आंसर को भी वॉच करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है जो संपूर्ण विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है तथा मानव अधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करके उसे प्रकाशित करता है। तो ये एक संगठन है जो क्या काम करता है? मानव अधिकारों की रक्षा का। ओके, तो ये इसका आंसर है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5, विश्व बैंक के 2 कार्यों को लिखिए। यानी कि विश्व बैंक के कौन कौन से 2 कार्य हैं। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, विश्व बैंक सदस्य राष्ट्रों की विकास योजना हेतु ऋण देता है। यानी कि विश्व बैंक का पहला काम है लोन देना, ऋण देना विकास हेतु। और सेकंड है सदस्य राष्ट्रों की उत्पादकता के स्तर को बढ़ाने हेतु विश्व बैंक का प्रमुख कार्य, यानी कि बढ़ाना भी किसका? विश्व बैंक का ही कार्य है, सदस्य राष्ट्रों की उत्पादकता को। ओके, तो ये दोनों इसके कार्य है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, इस तरीके से हमारा प्रश्न क्रमांक 6 कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 7 की, जिसमें सबसे पहले दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का आंसर्स देखेंगे। सबसे फर्स्ट है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, सुरक्षा परिषद के कार्यों की समीक्षा कीजिए। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद है उसके क्या क्या कार्य हैं। तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं,
फर्स्ट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सुरक्षा परिषद का प्रमुख कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना, यानी कि सुरक्षा परिषद का सबसे पहला कार्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर सभी देशों में शांति को बनाए रखना। दूसरा, सुरक्षा परिषद का एक अन्य कार्य शांति भंग होने के खतरे को टालना, और अगर कभी उन्हें ये पता चले कि ऐसी स्थिति बनने से यहाँ पर अशांति उत्पन्न होगी यानी कि शांति भंग होगी, तो उस खतरे को टालना भी किसका काम है, सुरक्षा परिषद का है। थर्ड, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संबंध में सुरक्षा परिषद जो भी फैसला करती है उसको क्रियान्वित करना उसी का दायित्व है। ओके, और सुरक्षा परिषद जो भी फैसला लेगी उसको क्रियान्वयन भी कौन करेगा, सुरक्षा परिषद ही करेगा। उसके अलावा चौथा है, सुरक्षा परिषद शांति एवं सुरक्षा के भंग होने की संभावनाओं पर विवादों की जांच पड़ताल तथा छानबीन करना। सुरक्षा खतरा क्यों हुआ, क्या कारण था विवाद होने का, इन सब की जांच पड़ताल भी सुरक्षा परिषद करेगा। उसके बाद सुरक्षा परिषद जो भी कार्य करती है उसकी योजना बनाना भी तो उसी का काम रहेगा, तो ये सुरक्षा परिषद के कार्य है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, यूनेस्को के प्रमुख कार्य लिखिए। आप सबको पता है यूनेस्को बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और वो बहुत सारे सेक्टर्स में लोगों की हेल्प करती है, तो इसके क्या कार्य है ये हमें बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। देखिए इसके आंसर को समझते हैं। सबसे पहले देखो, यूनेस्को के प्रमुख कार्यक्रम है, सबसे पहला है साक्षरता आंदोलन, यानी कि सबसे पहला काम है शिक्षा के लिए, ओके, साक्षरता के लिए आंदोलन करना। सेकंड, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा मानवीय अधिकारों के संबंध में शिक्षण, यानी कि मानव के जो अधिकार है उसके बारे में लोगों को शिक्षा देना। उसके अलावा अनिवार्य शिक्षा तथा शिक्षा मानदंडों को ऊपर उठाना, यानी कि पूरा फोकस होता है कि जैसे जैसे हम जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसे इंक्रीज करते रहे। उसके अलावा वैज्ञानिक तथा शिक्षा संबंधित विशेषज्ञों को एकत्रित करना, और साइंस के क्षेत्र में भी काफ़ी यूनेस्को हेल्प करता है रिसर्च और इनमें, ओके। उसके अलावा वैज्ञानिक, कलाकारों तथा शिक्षकों के कार्य को एक किया जाना, और अंत में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना हेतु उत्तम परिस्थितियां पैदा करना या उत्तम परिस्थितियां उत्पन्न करना, ये सारे क्या है, यूनेस्को का कार्य। यानी कि यूनेस्को कहीं ना कहीं तरीके से मानव के विकास से जुड़े कार्यों और मानव के लिए महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान देता है। तो इन सभी कार्यों को आप एक ही बार में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक की कार्य प्रणाली की विवेचना कीजिए, यानी कि जो विश्व बैंक है उसके कार्य क्या है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है, इसको हमें समझना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। चलिए देखो, विश्व बैंक की कार्य प्रणाली एवं कार्यों का संक्षेप में निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे पहले जो कार्य होता है विश्व बैंक का वो होता है विकास योजनाएं हेतु ऋण देना, यानी कि विश्व बैंक क्या करती है, विकास योजना हेतु उस समय ऋण देता है जब उसे यह विश्वास हो जाता है कि सदस्य देश ऋण लेने योग्य है तथा अन्य साधनों से उसे उचित शर्तों पर ऋण नहीं मिल पा रहा है। यानी कि ये उस कंडीशन में किसी देश को ऋण देता है, उसे लगता है कि इसको ऋण देना चाहिए लेकिन कोई उसे नहीं दे पाता है, इस वजह से फिर विश्व बैंक उसे ऋण देती है। सेकेंड, पूंजी में से प्रत्यक्ष ऋण। विश्व बैंक अपनी पूंजी में से प्रत्यक्ष रूप से ऋण देता है। अनेक बार यह उधार ली गई पूंजी में से भी ऋण देता है। यह अपनी गारंटी पर भी ऋण दिला भी सकता है, ऋण देना और ऋण दिला भी सकता है, वो भी पूंजी में से प्रत्यक्ष ऋण पर, ओके। उसके अलावा थर्ड है भुगतान की मुद्रा। जब विश्व बैंक किसी देश को गारंटी पर ऋण दिलाता है तो वह ऋण देने वाला भुगतान करते समय उसी मुद्रा का उपयोग करेगा जिसमें ऋण लिया गया हो, ओके। ऐसा नहीं है कि आपने अमेरिका यानी कि डॉलर में ऋण ले लिया और फिर आप रुपए में ऋण चुका रहे हो, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, जिस मुद्रा में, जिस करेंसी में आपने ऋण लिया है उसी करेंसी में आपको वापिस ऋण देना होगा, ओके। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है ब्याज। विश्व बैंक अपने कोषों में दिए गए ऋणों पर सदस्य देशों से समय समय पर निर्धारित दरों में ब्याज वसूलता है, यानी कि ब्याज लेने का कार्य भी किसका है, विश्व बैंक का कार्य है। उसके अलावा पांचवा है तकनीकी सहायता एवं आर्थिक समस्याओं का समाधान, यानी कि विश्व बैंक क्या करता है, जो टेक्नोलॉजी में इंक्रीमेंट आए इसके लिए सहायता देता है और आर्थिक जो भी समस्या किसी देश के पास है तो उसका समाधान भी करता है। विश्व बैंक सदस्य देशों को अपनी आर्थिक विशेषज्ञों से उनकी स्थिति का सामान्य पर्यवेक्षण कराकर उन्हें तकनीकी मदद देता है। इसके अलावा वह उनकी आर्थिक समस्याओं को हल करने में भी सहायक होता है। तो ये विश्व बैंक एक बहुत ही सुव्यवस्थित और सही
संस्था है जो किसी भी देश के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो ये उसकी कार्य प्रणाली है, इस तरीके के कुछ कार्य वो देशों के लिए करता है। तो जल्दी जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे पहले इन 3 कार्यों का, उसके बाद इन 2 कार्यों का। आई होप आपको ये आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के योगदान का वर्णन कीजिए। यानी कि इंडिविजुअल भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या योगदान दिया है उसको हमें बताना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रबल समर्थक है। यानी कि भारत क्या करता है, यूएनओ जो है उसका सपोर्ट करता है, अतः उसमें वो पूर्ण आस्था रखता है, यानी कि विश्वास रखता है कि हाँ, कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी संस्था होनी चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया है। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर कुछ समस्या जब आ जाती है तो भारत हेल्प करता है। जैसे कोविड-19 को ही देख लो, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, तो इस टाइम पर जैसे जैसे भारत मदद कर पाया वो मदद भारत ने की। हमने प्रारंभ से ही संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य प्रणाली तथा उसके संगठन में सहभागिता की है। संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय में लगभग 140 से अधिक भारतीय कार्यरत है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सचिवालय है वहाँ इंडियंस जो लोग हैं वो 140 है। ओके, भारत ने सदैव यह प्रयास किया है कि विश्व के सभी देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण करें। संघ की वर्तमान सदस्य संख्या 193 तक पहुंचाने में भारत का निश्चित रूप से महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे देश ने संयुक्त राष्ट्र संघ में उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद का तीव्र विरोध किया है। कुल मिलाकर इतना है कि जो ये हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है यानी कि यूएनओ है, ये काफ़ी ज़रूरी है हम किसी भी विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। और इसीलिए क्योंकि भारत शांति का समर्थक है, वह यूएनओ का भी समर्थन करता है और वह चाहता है कि अधिक से अधिक देश संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े। तो ये इसका आंसर होने वाला है कि क्या क्या योगदान दिया। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार को समझाइए। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यायालय है, जैसे हमारे देश में एक न्यायालय है जो सबसे सुप्रीम कोर्ट, उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक न्यायालय है। तो उसके कौन कौन से क्षेत्रों में उसका अधिकार है, वो क्या क्या कर सकती है, इसके बारे में हमें जानना होगा। तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे पहले ऐच्छिक क्षेत्राधिकार। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसी राष्ट्र द्वारा उसके सम्मुख प्रस्तुत वाद की सुनवाई करता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या करता है, उसके सामने जो भी कोई वाद विवाद प्रस्तुत किया गया है उसकी सुनवाई करता है। यह उसका ऐच्छिक क्षेत्राधिकार है, यानी कि ये उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। दूसरा होता है अनिवार्य क्षेत्राधिकार। इसमें क्या होता है, अपने इस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय संधि की व्यापक अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई प्रश्न उत्पन्न होने की परिस्थिति में अपना फैसला सुनाता है। अनिवार्य क्षेत्राधिकार में क्या क्या आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संधि, जिस पर यूएनओ को फैसला सुनाना ही पड़ेगा। मतलब उसमें उसकी इच्छा की बात नहीं है, उसे उस समस्या का हल निकालना ही पड़ेगा। तो सेकेंड इस टाइप का होता है। थर्ड होता है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। अब इसमें क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा, सुरक्षा परिषद, सुधार परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य विशिष्ट जो एजेंसियां हैं उनको कानूनी प्रश्नों पत्रों पर परामर्श देने का क्षेत्राधिकार भी रखता है। यानी कि उस ऐसे मामलों में वो अपना परामर्श देता है। तो 3 कैटेगरी में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बांटा है, ऐच्छिक, अनिवार्य और परामर्शदात्री। ओके, तो ये इसका आंसर है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, इस तरीके से हमारा यह चैप्टर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। अब बस हमारी क्वेश्चन बैंक में ओनली लास्ट चैप्टर बचा है जो कि है समकालीन विश्व में सुरक्षा अध्याय 7। ओके, तो इसका वीडियो भी मैं जल्द अपलोड करूंगी। उसके बाद हमारी पॉलिटिकल साइंस की क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप हमारे वीडियो से आपको हेल्प हो रही होगी। अगर हेल्प हो रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दे एंड कमेंट करें कोई भी क्वेरी हो तो। धन्यवाद।